आया है। एक मिनट। हेलो, हाँ 125563। What is MSME? What is full form of MSME? Medium small enterprise. Micro small medium enterprise. हाँ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड, ठीक है, मीन्स छोटे से लेकर के मीडियम तक के, जो जिनको हम जैसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं ना, वो माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा, और मीडियम मतलब उससे थोड़ा बड़ा। तो एमएसएमई जो है वो हमारी कंट्री में एक तरह से कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन होती है। मतलब अगर किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी एमएसएमई को बर्बाद कर दो, क्योंकि हम जितने भी जो हम डेली यूज या हम जो अपनी डेली लाइफ जीते हैं उसमें जो भी सामान आसपास यूज करते हैं वो मैक्सिमम सामान जो है वो एमएसएमई के थ्रू ही हमें मिलता है ना। जैसे आप अपने आसपास निगाह डालें तो आप देखेंगे कि आप जो चीजें खाते हैं, जो चीजें यूज करते हैं, यानी कि जैसे कि नहाने के लिए या अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, टीथ मतलब ओरल केयर के लिए, या फिर जो आप चीजें खाते हो जैसे चिप्स, चॉकलेट, ये हो गया आपका पापड़, बड़ी, है ना। तो मतलब आसपास जितनी भी चीजें आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है आपको ये दिखेगा कि एमएसएमई के थ्रू ही हमको वो चीजें मिलती हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि एमएसएमई के थ्रू मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एमएसएमईज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स अंडर द एमएसएमई एक्ट 2006। तो इस एक्ट में बताया गया है कि कब हम किस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी हम कब किस मतलब किस स्टार्टअप को या किस बिजनेस को हम एमएसएमई में डालेंगे, यानी किसको माइक्रो में डालेंगे, किसको स्मॉल में डालेंगे और किसको मीडियम में डालेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए माइक्रो एंटरप्राइज हम उसे कहते हैं जहां पे प्लांट और मशीनरी जो है अप टू मतलब प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू कितना है? 25 लाख। स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्लांट और मशीनरी में फ्रॉम 25 लाख टू ₹5 करोड़। ठीक है। और यही डिमार्केशन किया गया है कि मीडियम एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का होता है। ठीक है। तो यानी कि हम इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को किस तरह से बाइफरकेट करेंगे कि अप टू 25 लाख इन्वेस्टमेंट जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में किया जाता है उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं। जहाँ पे 25 लाख से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट एंड मशीनरी में उसको हम स्मॉल एंटरप्राइज कहते हैं। और जहाँ 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का होता है उसको हम मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। ठीक। इन केस ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस वहां पे क्या है, वो प्रोडक्ट वाले एंटरप्राइजेस की बात हम कर रहे थे क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस थी। सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, क्योंकि सर्विसेज जहाँ भी सर्विसेज जो है वो ग्रांट की जाएंगी वहां पे इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, कोई ना कोई इक्विपमेंट्स वहां पे यूज होंगे। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट अप टू 10 लाख होता है वहां पे हम उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं। यहाँ पे 10 लाख टू 2 करोड़ होता है इन्वेस्टमेंट का जो रेंज है वो इक्विपमेंट्स के लिए, तो उसको हम स्मॉल एंटरप्राइज कहते हैं। और जहाँ पे 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक होता है उसको हम मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजों को याद रखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और इन केस ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस, तो मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ से कहाँ तक था, माइक्रो किसको कहते थे बताइए? हम 25 lakhs तक हाँ, माइक्रो स्मॉल 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 25 lakh to 5 crore और यस और मीडियम 5 crore to 10 crore मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, और सर्विसेज में जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि वहां पे जैसे 25 लाख था, यहाँ पे 10 लाख, वहां पे 25 लाख टू 5 करोड़ था, यहाँ पे 10 लाख टू 2 करोड़ है, और वहां पे 5 करोड़ टू 10 करोड़ था, तो यहाँ पे 2 करोड़ टू 5 करोड़ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे एक ये टेबल उसी चीज का बना हुआ है कि मैन्युफैक्चर और सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, वही जो हम लोगों ने भी पीछे बात की, 25 लाख, 25 से 5 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 10 करोड़, और इधर अप टू 10 लाख, फिर 10 से 2 करोड़ और फिर 2 करोड़ से 5 करोड़। तो ये हो गया आपका किस तरह से आप क्यों मतलब किस लेवल तक या किसको आप माइक्रो कहोगे, किसको आप स्मॉल कहोगे और किसको आप मीडियम कहोगे। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमई, तो हमको पता है कि एमएसएमई इज वेरी वेरी इज ऑफ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है तो वहां पे एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एट लो कैपिटल कॉस्ट, तो यहाँ पे फायदा इसका क्या है कि आपको कम कैपिटल कॉस्ट लगा करके आप बड़े लेवल पे ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर लेते हो एमएसएमई के थ्रू। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंश्योर्स इनोवेशन, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि कुछ भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनोवेशंस के ज्यादा चांसेस होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो, चाहे प्रोसेस के इनोवेशन हो, चाहे प्रोडक्ट के इनोवेशन हो। तो एमएसएमई के केस में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इनोवेशंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। देन अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी टू एडजस्ट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, उसके बाद है कि इसमें अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। किस तरह से कि जो हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट है या चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए, तो मींस कि आप टेक्नोलॉजिकली भी एडजस्ट करते हो, रिक्वायरमेंट वाइज भी एडजस्ट करते हो, डिमांड जिस तरह की होती है उस तरह से एडजस्ट करते हो। तो यानी कि जो ये हमारा सेक्टर होता है एमएसएमई सेक्टर, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जैसी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब से पहले जब कोविड एरा नहीं था तब हमको इस तरह के जो एमएसएमई थे उनकी जरूरत नहीं थी, बट जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ तब से एमएसएमई ने फटाक से जो मतलब आपने देखा कि बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो है वो मास्क की और सैनिटाइजर्स की, मेडिसिन की शॉर्टेज हुई मतलब हो जा रही थी। लेकिन हमारे यहाँ मतलब जो एमएसएमई थे उन्होंने काफी तेजी से इस पे वर्क किया और अडॉप्ट किया अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में, और इस मतलब इस तरह की शॉर्टेज देखने नहीं मिली हमारे मार्केट में, इजीली ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई। तो इसलिए इसकी अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है एडजस्ट करने के लिए चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। देन एंश्योर्स रीजनल डेवलपमेंट, और इससे क्या होता है क्योंकि ये रीजनल लेवल पे ये काम करते हैं, लोकल लेवल पे काम करते हैं, तो इसलिए जो है ये वो मतलब रीजनल डेवलपमेंट पे को ये इंश्योर करते हैं या उसको मतलब एक तरह से डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं कि रीजनल जो है हमारा डेवलपमेंट हो, अच्छा हो। अब मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई 9th May 2007, the Ministry of Small Scale Industries and the Ministry of Agro and Rural Industries were merged to form Ministry of MSME। तो पहले ये इनका जो देख रेख था, इनका जो सुपरविजन था वो दो मिनिस्ट्रीज मिलके करती थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। बट फ्रॉम सिंस 9th May 2007 अब ये सिंगल दोनों मर्ज होके मतलब ऑन 9th May 2007 को ये दोनों इंडस्ट्रीज मर्ज होकर के एक सिंगल इंडस्ट्री सॉरी दोनों मिनिस्ट्री जो है वो मर्ज होकर के एक मिनिस्ट्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कहलाता है वो बन गया। और तब से यही जो है वो इस पूरे एमएसएमई का जो सुपरविजन था या
जो भी उससे रिलेटेड डिसीजंस थे वो सारा कुछ देखने लगा। इट डिजाइन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट एंड स्कीम एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन टू असिस्ट एमएसएमई। तो ये यही जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, यही पॉलिसीज डिजाइन करता है, यही प्रोग्राम सेलेक्ट करता है, प्रोजेक्ट स्कीम्स और इम्प्लीमेंटेशन जो है इन प्रोजेक्ट्स स्कीम्स जितने भी मतलब जो गवर्नमेंट निकालती है स्कीम्स या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स रिलेटेड टू एमएसएमई होता है, उनको ये पूरा इम्प्लीमेंट कराना, उसको असिस्ट करना, वो सारा काम ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ही करती है। देन परफॉर्मेंस ऑफ एमएसएमई इन द कंट्री जो है वो बहुत ही मतलब काफी अच्छा है ना। लेटेस्ट सर्वे कंडक्टेड इन इज पोर्ट ऑल इंडिया सेंसस ऑफ एमएसएमईज। फाइंडिंग क्या रही कि रजिस्टर्ड जो थी वो यूनिट अच्छी खासी थी, 21,04,051। ये 2007 का डेटा है। आप और मतलब नया डेटा भी आप जो है इसका फाइंड आउट कर सकते हो। और इसका जो डेटा होता है वो आपको मिलेगा, नासो करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ उस पे मिलेगा आपको। वेबसाइट पे भी सर्च करके देखना, वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो ये कुछ डेटा है गिवन जो कि आप लेटेस्ट डेटा इसका थोड़ा सा सर्च करना और उससे जो है आपको जो अभी का सेंसस है एमएसएमईज का वो मिलेगा। अभी क्या है ना, अभी हमारी जो एमएसएमई थी वो बिफोर जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था है ना, नोटबंदी हुई थी और जीएसटी आया था, तो उसके पहले जो था वो हमारे एमएसएमईज की कंडीशन मच बेटर थी, अभी से ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम मतलब वो फ्लरिश कर रहे थे और हम वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन गए थे लगभग। लेकिन जो तोप के नोटबंदी लागू की गई वो पूरा मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो मोटो। ऐसा लग रहा था कि सारा करप्शन रुक जाएगा और जो मतलब ब्लैक मनी है वो सारा एक तरह से मतलब मार्केट में मिल जाएगा, मतलब वो ब्लैक मनी को जो है रिट्रीव कर लिया जाएगा। बट ऐसा हो नहीं पाया और जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो एमएसएमई सेक्टर को हुआ, क्योंकि मतलब कैश की जो थी, कैश की शॉर्टेज हो गई मार्केट में। और क्योंकि नोट बंद हो गए, पुराने नोट चल नहीं रहे थे, नए नोट उतने आ नहीं रहे थे और लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए जो है एमएसएमई सेक्टर जो है उस समय बहुत ज्यादा उसकी कमर टूटी। और उसके बाद फिर जीएसटी आया जो कि मतलब जीएसटी लॉन्च किया गया टैक्स में, तो वो भी जो है एमएसएमईज में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम आई उसको मतलब समझने में या उसको मतलब उसको अडाप्ट करके उसके हिसाब से अपना पूरा बिजनेस चलाने में। तो इसलिए थोड़ा सा अभी मतलब आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एमएसएमई डाउन हुआ था, अभी लेकिन फिर से एमएसएमई अच्छा जाने की इसमें है, टेंडिंग टू इम्प्रूवमेंट है। तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा इसका करंट डेटा निकाल करके देखिएगा। अब ये सारा डेटा दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट क्या है, कितने एंटरप्राइजेस माइक्रो के हैं, कितने स्मॉल के हैं, कितने मीडियम के हैं, टोटल कितने हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में है कितने हैं, सर्विसेज में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एमएसएमई कितने हैं, देन एक्सपोर्ट कितना, मतलब कितने जो एक्सपोर्ट यूनिट रजिस्टर्ड यूनिट कितने जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। तो इस तरह से, और यहाँ पे अभी 2014 तक का डेटा इस टेबल में दिया हुआ है कि कितने एंटरप्राइजेस हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और कितना फिक्स्ड एसेट है उनके पास। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट लेटेस्ट थोड़ा बहुत डेटा आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको। नाउ इंडियन इकोनॉमी में जो इसका रोल है एमएसएमई का, तो 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 10% एक्सपोर्ट्स और 31 मिलियन एम्प्लॉयमेंट और 13 मिलियन एमएसएमईज या मोर देन 8,000 प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्यों? क्योंकि वही जो है वो जीडीपी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है वही हमारे कंट्री की जीडीपी को डिसाइड करते हैं, है ना।
कि कितनी जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितना उत्पादन कर रहे हो और कितनी सर्विसेज से मतलब कितना पैसा आप कमा रहे हो, तो ये दोनों मिला करके हमारी जीडीपी होती है। तो एमएसएमई का रोल जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी होती है उसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा होता है। अदर कंट्रीज का थोड़ा बहुत डेटा दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका। तो आपको एमएसएमई में कोई प्रॉब्लम? अभी अब इसको आप थोड़ा सा, मैं आपको नोट्स पीडीएफ शेयर करूंगी तो थोड़ा सा और पढ़ना, ठीक है? सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। जस्ट अ सेकेंड, है ना, मैं दूसरी स्लाइड शेयर कर रही हूँ। यस, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अबाउट एमएसएमई, है ना। एमएसएमई का मतलब एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि जो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री है ये बनाती है। और वो पॉलिसीज किस लिए होते हैं? टू डेवलप एमएसएमई इन द कंट्री। तो मतलब उसका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो एमएसएमई का, वो इन पॉलिसीज के थ्रू डिसाइड की जाती है। Every successful entrepreneur brings about benefits not only for himself, herself, but for the society or country as a whole. ठीक है, तो कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने डेवलपमेंट के लिए तो काम करता ही है, एज वेल एज उसके काम की वजह से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और जीडीपी प्रोड्यूस होती है, और वो जो कंट्री की इकोनॉमी होता है उसको डेवलप करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। The benefits that can be derived from the entrepreneurial activities are as follows. तो क्या क्या चीजें इन एक्टिविटीज से डिराइव होती हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है? तो पहली तो चीज ये है कि जो नई नई मार्केट्स होती हैं वो डिस्कवर होती है, मतलब कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ही अलग अलग नेचर की होती हैं। तो आपको बहुत बहुत बार आप नई मतलब कुछ नई रिक्वायरमेंट्स को आप इन्वेंट करते हो, यानी कि आपको पता चलता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बनाएं, जैसे कि अभी कोविड का मैंने एग्जांपल लिया, तो कोविड जब आया तो उसके बाद आपको पता चला कि सरफेस डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर और डिफरेंट टाइप के जो है मास्क, है ना, जैसे N95 और जो भी चीजें थी, तो इनकी भी जरूरत है मार्केट में। इवन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वॉश करने के लिए भी लिक्विड्स आने लगे, है ना, बहुत सारे, क्योंकि हम लोग सारी सब्जियां धुलते थे, फल धुलते थे, तब जाकर के उनको यूज करते थे, सुखाते थे। घर में कई कई बार सरफेस को डिसइंफेक्ट करते थे, पोछा लगाते थे, क्या क्या नहीं करते थे। तो इन जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको नई मार्केट भी मिलती है, मतलब उनको नए प्रोडक्ट के डिमांड्स या नई सर्विसेज की डिमांड उनको मिलती हैं। तो उससे उनको ये पता चलता है कि हमको अब ये नया मार्केट मिला है जिसको हमको सर्व करना है। Discover new sources of materials. Due to innovative nature of entrepreneurs, they persist on discovering new sources of materials to improve their enterprises. तो जो रॉ मटेरियल्स या जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, कई बार एंटरप्रेन्योर्स को वो नए सोर्सेज पता चलते हैं मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के, और वो उनके लिए भी हेल्पफुल होता है एज वेल एज पूरी कंट्री के लिए हेल्पफुल होता है। मोबिलाइज कैपिटल रिसोर्सेज। मोबिलाइज कैपिटल रिसोर्सेज का मतलब है कि आप जो है पैसे को चैनलाइज करिए, मोबिलाइज करिए, मतलब उसको एक जगह रख के मत रखिए। तो आपको जो है अपनी मनी को मतलब इस तरह से यूज करना होता है कि उससे आप जो है कुछ आउटपुट या आपको जो है प्रॉफिट मिल सके। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो एमएसएमईज की ग्रोथ के लिए या एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और ये सबसे ज्यादा ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए पॉलिसीज बनाती है और
पॉलिसीज को इस तरह से रखती है कि वो एमएसएमईज को डेवलप होने में या एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप होने में हेल्प कर सके. कीपिंग इन व्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस in providing employment to the present generation, regional development of the country, promotion of exports and various policies are coming as a thrust that are targeting towards establishing, promoting and developing small business sector. तो ये बहुत जरूरी है होता है, मतलब हो गया है आजकल गवर्नमेंट के लिए कि वो जो एमएसएमई सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए वो तरह तरह के पॉलिसीज, तरह तरह की स्कीम्स, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें लेकर आए. सेंट्रल एंड स्टेट, particularly the rural industries and the cottage and village industries in backward areas. तो जहाँ पे मतलब रोजगार के साधन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे लोगों को जो है डेवलप करने की जरूरत है, वहाँ पे उनको मतलब लाइवलीहुड के कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसी जगहों पे खास करके गवर्नमेंट ये ध्यान देती है, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं. तो इस तरह के छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करा के उसके लिए फंड प्रोवाइड करके इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है, और खास करके बैकवर्ड एरियाज विलेजेस वगैरह के लोगों के लिए, है ना. Central and state government are actively participating in self-employment opportunities by providing assistance, and मार्केट कर रही है लोगों को चीजें वो शुरू कर पाए. तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियली भी हेल्प करती है और मतलब असिस्टेंस के लिए भी हेल्प करती है कि जो भी जिस तरह की भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो सारी चीजें आपको मिल सके. द वेरियस प्लेसेस on the utilization of local resources and raw materials and locally available manpower, and further these translated into action through various agencies, departments, corporations, etc. तो ये सारी पॉलिसीज किस तरह से मतलब बनाई जाती हैं कि वो लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करें, और जो लोकली अवेलेबल मैन पावर है उसको लेकर के इस तरह के स्टार्टअप्स बनाए जा सके, और फर्दर दीज आर ट्रांसलेटेड टू एक्शन. through various agencies. So अलग अलग एजेंसीज हैं रूरल इंडस्ट्रीज. Some of small and rural industries are discussed below. तो कुछ ऐसे फ्रेमवर्क हमारे पास हैं जो कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली इन्हीं कामों के लिए डिसाइड किए हैं, इन्हीं कामों के लिए बनाए हैं. जैसे कि हमारा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना. NABARD was established in 1982 to promote integrated rural development. इसमें integrated का मतलब मिला जुला, यानी कि जो कि रूरल और अर्बन दोनों को मिला करके डेवलप कर सके, मतलब कि पूरा जो ओवरऑल रूरल एरिया है या रूरल जो मतलब लोग हैं जो कि डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया. कब? 1982 में. Since then, it has keep on adopting multi-dimensions strategy for the promotion of rural businesses. तब से ये लगातार मतलब अलग अलग डायमेंशंस में काम कर रहा है प्रमोट करने के लिए रूरल बिजनेसेस को. यानी कि जरूरी नहीं कि एक ही तरह के रूरल बिजनेस को ये प्रमोट करे, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल रूरल बिजनेसेस को ये प्रमोट करता है. नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट इट ऑल्सो सपोर्ट्स स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यानी जिनको हम कुटीर, ग्रामोद्योग, है ना, और लघु उद्योग ये सब कहते हैं. इन सबको भी मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा सपोर्ट करता है जो फार्मर्स हैं उनको, प्लस में जो इस तरह के जो उद्योग धंधे हैं उनको भी सपोर्ट करता है. इट ऑल्सो ऑफर्स काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज and citizens various
and organizes various trainings and development programs for rural entrepreneurs. तो ये ना केवल फाइनेंशियली हेल्प करता है बल्कि इस तरह की कंसल्टेंसी काउंसलिंग जो सर्विसेज हैं वो भी देता है और साथ में अलग अलग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये मतलब मल्टी डायमेंशनल जिस एरिया में जिसको जैसी जरूरत हो वो सारी चीजें भी ये प्रोवाइड करता है. देन RSBDC, the Rural Small Business Development Center. It is the first of its kind. मतलब ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है या इन ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया है टू डेवलप और टू प्रमोट MSMEs. It is the first of its kind established by the World Association for Small and Medium Enterprises, which is sponsored by NABARD. ये जो है नाबार्ड के द्वारा ही स्पॉन्सर होता है ये Rural Small Business Development Center. It provides assistance to the socially and economically disadvantaged individuals and group. तो ये जो बहुत ज्यादा जो सोशली चैलेंज्ड लोग होते हैं या जो इकोनॉमिकली जो चैलेंज्ड पीपल होते हैं यानी कि जिनके पास जो बिल्कुल कहीं से भी अपने आप को मतलब सपोर्ट उनका खुद का कुछ भी स्टैंड नहीं होता, कुछ भी वो खुद से स्टैब्लिश नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए ये सेंटर काम करता है. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट टू करंट एंड प्रोस्पेक्टिव माइक्रो एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका क्या एम है कि उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाए, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरियाज में उनको. थ्रू दीज प्रोग्राम्स इट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल employed youth and women in several trades, which includes food processing, soft toy making, ready-made garments, candle making, incense stick making यानी अगरबत्ती, two-wheeler repairing and servicing, है ना, वर्मी कंपोस्टिंग एंड नॉन कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल. तो इस तरह से ये बहुत मतलब अपने जो प्रोग्राम्स के थ्रू ये जो सेंटर होता है ये बहुत बड़े लेवल पे रूरल एम्प्लॉयड यूथ को अपने अंडर ले लेता है और अलग अलग ट्रेड्स में उनसे काम कराता है. जैसे कि मतलब अच्छा खासा एरिया मतलब अच्छी खासी यूथ को ये एम्प्लॉयमेंट दे पाता है. और किन किन एरियाज में ये काम कराता है, लाइक फूड प्रोसेसिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, कैंडल मेकिंग, इंसेंस स्टिक मेकिंग यानी जो अगरबत्ती उद्योग होता है, टू व्हीलर रिपेयरिंग, सर्विसिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड नॉन कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल जो इस तरह के हैं जो कि कन्वेंशनली यूज नहीं होते हैं, जैसे कि आजकल अर्थक्वेक प्रोन और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और इस तरह के जो बिल्डिंग मटेरियल्स बन रहे हैं. तो इस तरह की चीजों में ये काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और फिर इस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. क्लियर है सबको? Then another organization is National Small Industries Corporation, NSIC. This was established in 1955 with vision to promote, aid and foster the growth of small business units in the country. This focuses on the commercial aspects of these functions. ठीक है, तो ये जो सेंटर है, कॉर्पोरेशन है, ये कमर्शियल एस्पेक्ट्स जो मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है. उनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे इनका फंक्शन होता है. जैसे कि कमर्शियल एक्सपेक्ट्स का क्या मतलब है, जैसे अगर कुछ ऐसा आप वहां पे बना सकते हो कि जो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट. जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि आजकल लोकल टू वोकल चल रहा है ना, कि हम लोकल में सामान बनाएंगे और उसको ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचाएंगे. तो इस तरह से ये जो NSIC है ये उसके जो स्मॉल MSMEs हैं उनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देता है. यानी कि अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना सकें कि जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकें, है ना, तो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्दीनेस. यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट वर्दी हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाने लायक है. सप्लाई इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेड मशीन्स आर इजी हायर परचेज टर्म्स. प्रोक्योर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल. तो यानी कि आप अपना सामान लगा करके अपना जो इंडिजिनस मटेरियल है यानी कि जो देशी का, उससे आप
प्रोडक्ट्स को, इस लेवल के प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर कर सको कि आप उनको एक्सपोर्ट कर सको। तो इस एस्पेक्ट्स को ये जो सेंटर है, ये कॉर्पोरेशन है, ये प्रमोट करता है कि आपको वर्ल्ड लेवल प्रोडक्ट्स जो है आप प्रोड्यूस कर सको अपने खुद के, मतलब अपने देशी रॉ मटेरियल के साथ। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे करके, कमर्शियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दे करके, ये जो हमारा कॉर्पोरेशन है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये हमारे उद्योग धंधों को और ज्यादा बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करता है। ठीक, क्लियर है सबको? यस मैम। देन सिडबी है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेटअप एज एन एपेक्स बैंक टू प्रोवाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये क्या करता है, इसका क्या रोल है कि ये जो है आपको एमएसएमईज के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अंडर डिफरेंट स्कीम्स। इसमें तरह तरह की स्कीम्स चलती हैं अलग अलग उद्योग धंधों के लिए। टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको अपना काम स्टार्ट करने के लिए या उनको अपना काम करने के लिए यहाँ से क्रेडिट नीड्स जो है उनकी वो फुलफिल हो जाती हैं। टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस इन सिमिलर एक्टिविटीज, और ये अदर इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी सिमिलर एक्टिविटीज में हेल्प करता है। द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, NCEUS, है ना। तो द NCEUS was constituted in September 2004 with the following objectives. ये बना था 2004 में और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू रिकमेंड measures considered necessarily for improving the productivity of small enterprise in the informal sector। यानी कि यहाँ पे ये इसको बेसिकली किसके लिए बनाया गया? जो अनऑर्गेनाइज्ड हमारा सेक्टर है, यानी कि जो उद्योग धंधे रजिस्टर्ड नहीं है या जो उद्योग धंधे मतलब इस तरह से चल रहे हैं कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको भी एक अपने मतलब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे तो इनका क्या था कि टू रिकमेंड मेजर्स कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। हम बदतमीज है यार, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी तक कहीं पे जैसे रिकॉर्ड्स में नहीं थे या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको भी अगर कहीं पे असिस्टेंस की जरूरत है तो उसको रिकमेंड किया जा सके। मतलब ये इनके पास उन लोगों के रिकॉर्ड, मतलब ये इनको उन लोगों के रिकॉर्ड्स रखने के लिए बनाया गया जिनका कि अदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे जो हम लोगों ने पीछे अभी जैसे पढ़े, उनके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे। तो मतलब अगर इनको असिस्टेंस की जरूरत है तो इनकी गारंटी कौन लेगा, इनको कौन रिकमेंड करेगा? तो इसलिए क्योंकि एक बड़ा तबका हमारे यहाँ जो है वो इस तरह का अनऑर्गेनाइज नेचर के उद्योग धंधों का है ना, जो कि आप जिनको कह नहीं सकते हो कि मतलब वो कहीं भी रिकॉर्ड में है या कहीं भी रजिस्टर्ड है। तो हमारे यहाँ हर चीज, हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसका मतलब ये इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे हर कुछ अभी पूरा मतलब इस तरह से नहीं है कि आपको हर चीज रिकॉर्ड में मिल जाए, हर चीज रजिस्टर्ड मिल जाए। यहाँ पे हर, चाहे तो आप रिटेल इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे तो आप MSMEs की बात कर लो, कहीं भी आप देखोगे तो हर जगह ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स अवेलेबल हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड वाला पार्ट ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं फुलफिल होते हैं। मतलब लोग उनको दरकिनार करके अपना काम कर लेते हैं, मतलब उनमें कहीं उलझने नहीं जाते हैं। तो आपको मिलेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो हमारे कंट्री में वो हर जगह पे ज्यादा है। तो इसलिए उसको हेल्प करने के लिए ये इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अदर इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द सेक्टर इन द इमर्जिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो इनके कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करने के लिए, मतलब ये जो सामान बनाए तो वो भी जो है वो ग्लोबल लेवल का बने। टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। तो इनके थ्रू भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सके। पोटेंशियल फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP जिसको हम कहते हैं,
in imparting the skills required by informal sector, provision of microfinance and related services to the informal sector. तो यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो फंडामेंटल था उसको जो है डेवलप करके वो स्किल्स दे सके इनफॉर्मल सेक्टर को, यानी कि वहां पे स्किल की ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके, इसके थ्रू प्रोविजंस मतलब माइक्रो फाइनेंस का के प्रोविजंस बनाए जा सके लोन वगैरह देने के लिए, एंड मतलब और भी जो रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि कंसल्टेंसी है, काउंसलिंग है, इन सारी चीजों को इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। देन रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब रूरल और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो है इसको ये प्रोग्राम जो है पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने। The rural and women entrepreneurship development programs aim at promoting a suitable business environment and to encourage and support the entrepreneurial initiatives of people and especially women. तो रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। ये लोग ये मतलब रूरल और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इन्होंने गवर्नमेंट ने एक खास मतलब वो दिया एम्फेसिस दिया, जिसकी वजह से मतलब बहुत बार विमेन जो होती हैं वो जैसे सिंगल हैं या विडो हैं या फिर मतलब कह सकते डिवोर्सी हैं, जो कि उनका कोई सहारा नहीं है, वो उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो इस तरह से मतलब उन इस तरह की विमेन को जिनको अपनी फैमिली चलानी है, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने चीजों को अलग से थोड़ा सा एम्फेसाइज किया ताकि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। तो ये जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप था, इसमें क्या चीजें थी कि क्रिएटिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस इनिशिएटिव्स ऑफ रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, है ना। तो मतलब गांव के लोगों के लिए, गांव की महिलाओं के लिए और ऐसे इन ओवरऑल महिलाओं के लिए, एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग मैनुअल्स फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेनिंग देम। तो इस तरह से इसके लिए अलग से पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो अभी हम देखेंगे अगर आपके सिलेबस में होंगी तो, अदरवाइज फिर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी स्कीम्स जो हैं। देन वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वास में प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। WA प्लीज म्यूट, कौन अनम्यूटेड है? अबे हिला मत। ई-कॉमर्स बीकॉम थर्ड सेम। ओके, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं करो अपने आप को, मतलब जब बोलना हो तभी अनम्यूट करो। ठीक है, तो ये जो है WASME, ये क्या है? इट इज द ओनली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये एक तरह से मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसका नाम क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये NGO है, एक तरह का इंटरनेशनल NGO है, और वो क्या करता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बेस्ड इन इंडिया, इंडिया के में जो बेस्ड ये हैं MSMEs हैं, उनके लिए ये काम करता है। which set up an international committee for rural industrialization. Its aim is to develop an action plan model for the sustained and continuous growth of rural enterprises. तो ये rural enterprises को grow करने के लिए ये help करता है। इसका एक पूरा मतलब इसने एक इंटरनेशनल कमेटी बना दी है जो कि इन सारी चीजों को असिस्ट करती है और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। Besides this, there are several plans or schemes are there to promote the non-farm sector, mostly initiated by the government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बिना मतलब जो अदर देन फार्मिंग सेक्टर है, यानी कि कृषि को छोड़ करके बाकी जो भी सेक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएट किए हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर एसोसिएशन, ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो है वो तरह तरह की स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स प्लान्स वो मतलब वहाँ पे डेवलप करता है और उनके थ्रू इन जो रूरल एंटरप्राइजेस हैं इनको आगे बढ़ाता है।
स्कीम्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू सब्सिडाइज्ड। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं कि जैसे स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू सब्सिडाइज लोन लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान IRDP, है ना। इसमें क्या है, सब्सिडाइज लोन मिलता है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्कीम टू प्रोवाइड स्किल लाइक ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम जैसे चलता था, है ना। एंड स्कीम्स टू स्ट्रेंथन द जेंडर कंपोनेंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ड्वाक्रा। तो ये सारी स्कीम्स काफी मतलब पुराने टाइम से हमारे यहाँ चलती आ रही हैं, जो कि रूरल एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए हेल्प करती हैं। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, SFURTI। The central government set up this fund with rupees 100 crores allocation in the year 2005, which is implemented by the Ministry of Agro and Rural Industries in collaboration with state government। तो उस समय MSME मिनिस्ट्री नहीं थी जब ये 100 करोड़ का जो था वो फंड एलोकेट किया गया था इसमें। तब ये कब आया है, ये 2009 में आया है ना MSME। The main objectives of the scheme are as follows। तो इस स्कीम के थ्रू क्या क्या चीजें थी, to build innovative and traditional skills, improve technologies and encourage public-private partnership, develop market intelligence, etc., to make them competitive, profitable and sustainable, and to create sustainable employment opportunities in traditional industries। ये सारी चीजें तो मतलब गवर्नमेंट कर रही है। अब इन फ्यूचर जो है क्या चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के लिए MSMEs के प्रति, तो create up to date information source for startup entrepreneurs in the form of source books, web portals and one stop shops, and widen dissemination of all relevant information। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो यही है कि पूरा अप टू डेट रिकॉर्ड रखना MSMEs का, और उनको खुद अपने लेवल पे अप टू डेट करना। इंट्रोड्यूस अ सिंगल यूनिक कंपनी नंबर to be used by new businesses for company social security and tax registration। तो SUC जो होता है सिंगल यूनिक कंपनी नंबर, SUCN, वो सबको इंट्रोड्यूस करना, मतलब एक पूरे सारे जितने भी बिजनेसेस हैं सबके लिए एक कंपनी नंबर को, यूनिक कंपनी नंबर को असाइन करना, और टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जिसको कि वो यूज कर सकें। इम्प्रूव द करंट सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ गेटिंग क्लियरेंसेज एंड इंट्रोड्यूस अ सिंगल कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी प्रोसेसिंग है उनके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के उनको जो फाइनेंशियल हेल्प मिलने की और सारी चीजें अप्रूवल होने की, वो सारा कुछ एक सिंगल विंडो से होकर के जाए। बस इसके बाद लेंगे 1:30 बजे से हाँ ले लो, और उनको अनाउंस कर देना कि 1:30 बजे से उनका वाइवा है। मुझे नहीं पता, नहीं पता। Ease the process of filing taxes by reducing the frequency of tax payments and multiplicity of procedures। तो ये सारी चीजों को मतलब अभी क्या है कि इनको जो MSMEs के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको ये सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया कि GST उनको समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट भेजती है अपने बंदे बट वो समझा नहीं पाते हैं, डिमोनेटाइजेशन हो गया तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इनके लिए एक पूरा एक सिंगल विंडो ड्रिवन सिस्टम बनाना एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। ईज ऑफ डूइंग इनके लिए मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मतलब जो भी छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको जो मतलब गवर्नमेंट की ये एक कह सकते हो कि गवर्नमेंट का जो एक अप्रोच है कि चाहे छोटा से छोटा बिजनेस भी हो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो विलेज इंडस्ट्री हो, वो ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब एक यूनिक मतलब जो कंपनी नंबर है उसके थ्रू वो सब एक लाइन में खड़े हों, बड़े से मतलब बड़े बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस, सब उनका पूरा एक विंडो सिस्टम हो जो कि सारा क्लियरेंस, सारी फाइलिंग्स, सारे एप्लीकेशन, सारा कुछ वहाँ पे प्रॉपर्ली उनका प्रोसेस हो, जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो, और उनका पूरा काम इस तरह से हो और वो वर्ल्ड क्लास मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें ताकि एक्सपोर्ट वगैरह में भी उनका पूरा रोल हो।
create specialized commercial codes for speedy enforcement of contracts. तो किसी तरह के जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उनको मतलब उनको सॉर्ट आउट कराने के लिए पीडी कोड वहाँ पे हो, कमर्शियल मतलब जो स्पीडी उनका स्पीड से उनका वो कर सके, रिजॉल्व कर सके जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ भी है. रिफॉर्म बैंक्रप्सी लॉज टू ईज ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन बिजनेसेस. तो बैंक्रप्सी का जो लॉज हैं उनको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, ताकि अगर कोई बैंक्रप्ट हो जाता है या उस केस में वो मतलब फंस जाता है ऐसी कंडीशन में, तो उसको अपना बिजनेस बंद करने में आसानी हो. ऐसा नहीं हो कि वो बैंक्रप्ट हो गया है और फिर भी उसको जो है सारे अपने ड्यूज चुकाने हैं. तो इस तरह की चीजें मतलब गवर्नमेंट को करनी है, जो कि स्पीड अप डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना है गवर्नमेंट को. ensure proper publicity and implementation of various promotional schemes and policies. बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिसीज और स्कीम्स होती हैं मौजूद, बट लोगों को जिसको उसका फायदा लेना है उसको पता ही नहीं होता है, तो उनकी मार्केटिंग और उनका प्रमोशन भी बहुत जरूरी है. सेटअप अ पब्लिक फंड फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर यूजिंग इनोवेटिव पीपीपी मैकेनिज्म. एक्सप्लोर वेंचर डेब्ट instruments with the help of इनोवेटिव पीपीपी मैकेनिज्म थ्रू सिडबी एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस. यानी कि जो ये अभी मैंने आपको पीछे बताए इंस्टीट्यूशन, इनकी हेल्प ये हैं तो मौजूद, बट इनमें जा करके अप्लाई करना और इनसे अपनी हेल्प लेना वो अभी मतलब हम देखते हैं कि उतना फीजिबल नहीं फील होता है कि वो हर कोई जो है मतलब सबको वो लगता है कि बहुत झंझट है, इतना हम नहीं कर पाएंगे. तो ये सारा जो है सिस्टम इस तरह से हो कि चीजें मौजूद हैं, बट उनका फायदा लोग ले सकें, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनका फायदा मिल सके, वो इजीली मतलब वहां से फायदा ले करके बिजनेसेस को अपने अच्छे से रन करा सकें. एस्टैब्लिश अ सेकेंडरी मार्केट फॉर ट्रेड इन स्टॉक फॉर स्मॉलर कंपनीज. तो इस तरह से आपने देखा कि क्या एमएसएमईज होते क्या हैं और इनका गवर्नमेंट की मतलब ने किस तरह से इनको डेवलप करने के लिए पॉलिसीज और जो ये हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको एस्टेब्लिश किया हुआ है. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, एक मिनट आप लोग अटेंडेंस बोल दीजिए. शादाब, Present, ma'am. कृतिका अग्रवाल, Present.